इलेक्ट्रिकल मॉडल पेपर्स में आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SVZ नाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल करेंट्स एज पर KCL। KCL के हिसाब से जो टोटल करंट है या फिर जितना भी करंट है उनका सम या फिर उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन इनको मिला के जो उनका सम है वो क्या होगा। पहले जानते हैं KCL क्या है। KCL का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ, और किरचॉफ्स करंट लॉ में जो समेशन होगा या फिर जो सम के बारे में पूछा गया है वो करंट के बारे में पूछा गया है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में जो सब करंट है उनका सम क्या होगा। देखिए, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर KCL में जो करंट को कंसीडर किया जाता है वो आइदर इनकमिंग हो सकता है या फिर आउटगोइंग हो सकता है। तो KCL में जो करंट का सम है वो है 0। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से द सम ऑफ ऑल करंट्स इज और आर ZERO 0। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायर। एक वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी कौन कौन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, वायर यानी कि इलेक्ट्रिकल वायर में जो करंट फ्लो करता है या फिर इलेक्ट्रिकल वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो फैक्टर है वो दो ठो फैक्टर है। पहला फैक्टर का नाम है विड्थ ऑफ द वायर। वायर का विड्थ कितना है उसी हिसाब से वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी को नाप पाएंगे। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन द इलेक्ट्रिकल वायर। देखिए, इलेक्ट्रिकल वायर एक सॉलिड पीस का आता है और एक टाइप इलेक्ट्रिकल वायर में नंबर ऑफ स्ट्रैंड होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ स्ट्रैंड ज्यादा होगा तो उसी हिसाब से करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ पाएगा। साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिकल वायर का विड्थ बड़ा होगा या फिर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर पाएगा। अगर विड्थ बड़ा होगा साथ ही साथ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ करंट कैरी कर पाएगा। लेकिन ये दोनों फैक्टर एक साथ अवेलेबल नहीं हो सकता है। ये दोनों फैक्टर कभी कभी साथ में अवेलेबल हो सकता है या फिर अलग अलग अवेलेबल हो सकता है। तो ये दोनों फैक्टर के ऊपर जो है विड्थ और स्ट्रैंड उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करते समय फ्लक्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सोल्डरिंग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उन्हें जॉइंट किया जाता है और इलेक्ट्रिकल वायर को जॉइंट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट और मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें है सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर और तीसरा है फ्लक्स। सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से सोल्डर को मेल्ट किया जाता है और जहाँ पे जॉइंट करना है इलेक्ट्रिकल वायर को वहां पे मेल्टिंग सोल्डर को ऐड किया जाता है। लेकिन वो जॉइंट को जॉइंट करने के लिए यानी कि सोल्डर को जॉइंट के साथ अटैच करने के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लक्स का पहला फंक्शन है वो जॉइंट के ऊपर ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने देता है। कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रिकल वायर को ऐसे ही जॉइंट कर देंगे तो उनके ऊपर ऑक्सीडाइजेशन क्रिएट हो जाएगा जो जॉइंट का कंडक्टिविटी को घटा देता है। तो फ्लक्स के माध्यम से जॉइंट स्ट्रांग तो होगा लेकिन जॉइंट का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा और जॉइंट के ऊपर ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होगा। फ्लक्स का दूसरा फंक्शन है इसके माध्यम से जो इलेक्ट्रिकल जॉइंट किया जाता है
वो स्ट्रॉन्ग होता है या फिर टाइटली जॉइंट होता है। कहने का मतलब है सोल्डरिंग से पहले अगर हम फ्लक्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायर में करेंगे तो जो सोल्डर है वो इजीली इलेक्ट्रिकल वायर के साथ घुल मिल जाएगा और जो जॉइंट होगा वो इलेक्ट्रिकली टाइट या फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फ्लक्स का तीसरा फंक्शन है टू क्रिएट गुड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, यानी कि अगर फ्लक्स के माध्यम से हम जॉइंट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो इजीली हो पाएगा विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। कहने का मतलब है अगर फ्लक्स के माध्यम से इलेक्ट्रिकल जॉइंट किया जाता है तो जॉइंट के ऊपर ऑक्सीडाइजेशन प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होगा, जॉइंट टाइट होगा, स्ट्रांग होगा और जॉइंट में इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर पाएगा। तो ये तीनों फंक्शन के वजह से इलेक्ट्रिकल वायर जॉइंट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल जॉइंट में सोल्डरिंग करने के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल मॉडल पेपर्स का 5th एपिसोड से कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिंबल ऑफ करंट? करंट का सिंबल क्या है? करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब है करंट का सिंबल है कैपिटल आई। कभी कभी करंट का सिंबल को स्मॉल आई के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली करंट का जो सिंबल है वो होगा कैपिटल आई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? एक मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? देखिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है जो दो ठो इलेक्ट्रिक है या फिर फेज और न्यूट्रल, ये जो दो ठो इलेक्ट्रिक करंट है उनके बीच जो इंसुलेटर है या फिर जो स्ट्रेंथ है उसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 ठो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है वो मटेरियल का थिकनेस, मॉइस्चर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल का थिकनेस कितना है, मटेरियल का मॉइस्चर, यानी कि अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में मटेरियल आएगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट से सुरक्षा दे पाएगा या फिर नहीं। मटेरियल का टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है या फिर कितना टेम्परेचर तक मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है। ये तीनों फैक्टर के ऊपर एक मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू वाइंड अप the 5th episode of electrical model papers on basic electricals. For more video related with electrical engineering and competitive tutorial, you can click on iCards and also watch these suggestion videos. Till then, subscribe, like and share Ashutosh Architecture and don't forget to click the all option of the bell icon so that you never miss my another update video. Thank you.